दुनिया युद्ध के मुहाने पर है और तनावपूर्ण माहौल है। चलिए करते हैं शुरुआत इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ। आक्रमण की बड़ी खबर आपके सामने। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। तो मुश्तबा कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का है, अमेरिका ख्वाब देखना छोड़ दे। ईरानी सेना अमेरिका से बहादुरी से लड़ाई लड़ रही है और ये लड़ाई जारी रहेगी। मुश्तबा खामनेई जो ईरान के फिलहाल सुप्रीम लीडर के तौर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और उन्होंने सीधा क्लियर कट मैसेज दे दिया, डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही को ईरान खत्म कर रहेगा। यूएस के बगैर मिडिल ईस्ट का भविष्य बेहतर होगा, ये क्लियर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। और कहने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। वो कह रहे हैं ईरानी सेना अमेरिका से बहादुरी से लड़ रही है और ये लड़ाई यूं ही आगे भी जारी रहने वाली है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। अगली बड़ी खबर हॉर्मुज से जुड़ी हुई। गालिबाफ ने दिया है बड़ा बयान। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग हॉर्मुज को लेकर अब गालिबाफ का बड़ा बयान। हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बहुत जरूरी है, ईरानी कंट्रोल से हमारे पड़ोसियों को फायदा होगा। यानी आप ये समझिए ये ईरानी संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ। गालिबाफ की तरफ से ये एक तरह से मिडिल ईस्ट के ईरान के जो तमाम अलग अलग देश हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश है। वो कह रहे हैं कि ईरान का कंट्रोल हॉर्मुज पर अगर होगा तभी पड़ोसियों को फायदा होगा। वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका का हस्तक्षेप बहुत गलत है, अमेरिकी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, ये किसी के फायदे का नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका के हाथों में एक तरह से अगर इसकी कमान चली गई तो उसका खामियाजा सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट भुगतेगा। और ईरानी कंट्रोल में अगर हॉर्मुज रहता है तो उसका फायदा पड़ोसियों को भी मिलने वाला है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। उन्होंने ईरान पर जीत को जितना आसान समझा उनका वो अनुमान न केवल गलत साबित हो गया बल्कि अब तो आत्मघाती ही वो नजर आता है। क्यों? क्योंकि ईरान ने किया है ऐसा पलटवार कि अब तो अरब का रेगिस्तान अमेरिका के सुपर पावर के तमगे के लिए कब्रगाह साबित हो रहा है और इजराइल को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर ईरान की सरकार का, सेना का वो कौन सा पहलू रहा जिसका अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां चूक गई? ईरान में सत्ता और सेना का गठबंधन ही अलग है। कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल इस गठबंधन को समझने में चूक गए। ईरान में सेना जहां सरकार के अधीन काम करती है तो वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए काम करती है। उसका मकसद है ईरान में इस्लामिक शासन की हिफाजत करना। बताया जा रहा है कि ईरान में फिलहाल सभी अहम फैसले IRGC के प्रमुख ही ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखते हैं, यानी उनके पास केवल मामले की जानकारी भेजी जाती है। या यूं कहें कि IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर्स को भी हाईजैक कर लिया है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान में सत्ता और सेना के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर ही बदल गई। पश्चिम मीडिया के अनुसार फिलहाल मुश्तबा खामनेई सिर्फ मोहर लगाने वाले प्रमुख बनकर रह गए। ईरान को लेकर सभी फैसले IRGC के कुछ कमांडर्स ले रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में ही आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, जिनके बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, केवल उनके मैसेजेस ही आए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामनेई घायल हैं, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे और फिलहाल उनका इलाज भी किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभाल रही है और उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनसे बिना IRGC कमांडर की इजाजत के मिल नहीं पाते। ईरान में सुप्रीम लीडर ही चीफ कमांडर भी होते हैं, उन्हें ही सभी बड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। आखिर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मुश्तबा से पहले आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो वरिष्ठ कमांडर्स के साथ में सलाह मशवरा करके फैसला लिया करते थे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ईरान में ये पूरा सीन अब बदल चुका है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सक्षम नहीं है और जंग की वजह से IRGC ने उनकी पावर्स को हाईजैक कर लिया है।
मीडिया में IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की भी खबरें आईं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता भी IRGC की वजह से नहीं हो पा रहा। अमेरिका भी समझौतों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को ही मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन प्रमुख नेताओं की लिस्ट तैयार की, उनमें IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। लेकिन आखिर वो IRGC कौन है जिसकी ताकत अब अमेरिका भी मान रहा है और जो फिलहाल ईरान को कंट्रोल कर रही है? आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये IRGC है किस बला का नाम। ईरान की सबसे ताकतवर सशस्त्र सेना IRGC मानी जाती है। सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही एक तरह से उसकी होती है। आयतुल्लाह अली खामनेई के आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई और ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। IRGC की यूनिट्स कुछ फोर्स देखती है और विदेशों में कामकाज इनका प्रॉक्सी नेटवर्क को हथियार और ट्रेनिंग देती है। और आप ये मान के चलिए कि खासतौर से कुछ फोर्स जो है वो बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि IRGC ईरान की पूरी कमान संभाल रही है। फिलहाल मुश्तबा खामनेई ईरान की सुप्रीम लीडर हैं, यानी IRGC उनके प्रति जवाबदेह है। हालांकि खबर यह है कि IRGC खुद ही फैसले ले रही है और मुश्तबा खामनेई तो केवल उन फैसलों की जानकारी पाते हैं और उस पर मुहर लगाते हैं। डिसीजंस लेती है IRGC। आपको बताते हैं कि आखिर मुश्तबा खामनेई कौन है, उनके पास में क्या पावर्स हैं, किस तरह की उनकी भूमिका है। मुश्तबा खामनेई साल 1969 को मशहद शहर में जन्मे। आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं। दूसरे ये बड़े बेटे हैं। अलवी हाई स्कूल में मुश्तबा खामनेई की पढ़ाई पूरी हुई। कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं से बाकायदा उन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, यानी कि आयतुल्लाह अली खामनेई की विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश। इराक से जो युद्ध हुआ, इस दौरान हबीब बटालियन में मुश्तबा खामनेई भी तैनात थे। अपनी भूमिका उनकी तरफ से भी निभाई गई। बताया जाता है कि खामनेई के दफ्तर में भी प्रतिभाशाली शख्स की भूमिका मुश्तबा खामनेई की रही है। वहीं मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में भी अच्छे संबंध रहे हैं। वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर प्रतिबंध भी लगा दिया। उनकी इसी तमाम काबिलियतों को देखते हुए मुश्तबा पर तमाम मनमाने तरीकों से फैसले लेने के आरोप लगातार लगते रहे। मुश्तबा की संपत्ति आखिर कितनी है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सार्वजनिक घोषणा अभी तक उनकी संपत्ति की ही नहीं गई। लेकिन एक और खास बात ये कि मुश्तबा खामनेई की IRGC के तमाम जो टॉप अधिकारी हैं उनके साथ में भले ही अच्छे संबंध हों, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने उन टॉप अधिकारियों की जो लीडरशिप थी उसे खत्म कर दिया। अब जो नई खेप है वो दरअसल IRGC पूरे अपने आप में कंट्रोल करती है और मुश्तबा खामनेई भी सिर्फ खामोश उनके निर्णयों को देखते हैं और मुहर लगा रखे हैं। असली कमान है IRGC के हाथों में। चलिए बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, समय के आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। एक तरफ तनाव तो दूसरी तरफ अब पुराने दुश्मन साथी बनते हुए नजर आते हैं। जी हां, तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के प्रधानमंत्री पुतिन के साथ में उनकी बातचीत हुई है। तनाव के बीच में ट्रंप और पुतिन के बीच पर फोन की बातचीत दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की खबर है। बताया जा रहा है कि कैसे युद्ध विराम हो मिडिल ईस्ट में, उस युद्ध विराम को लेकर चर्चा की है ट्रंप और पुतिन ने। सीज फायर बढ़ाने के फैसले का पुतिन ने समर्थन किया है, ये बात भी इस दौरान सामने आ रही है। लेकिन क्या रणनीति तैयार की गई, क्योंकि बातचीत माना जा रहा है 5 या 10 मिनट की नहीं थी, बल्कि 1.5 घंटे की बातचीत थी। और 1.5 घंटे की बातचीत यूं ही तो नहीं होती। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में, ट्रंप और पुतिन के बीच में आखिर क्या बातचीत हुई, अपने आप में ये बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन एक तरफ जिस तरह से तनाव है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की ये 1.5 घंटे की बातचीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अमेरिका की ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियों की, जो बार बार बड़ी तैयारियों का जिक्र किया जाता है। अमेरिका का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अब पश्चिम एशिया छोड़ने जा रहा है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, पश्चिम एशिया अब छोड़ने जा रहा है। मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा अमेरिका का बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर
करीब 300 दिनों की एक्टिव ड्यूटी के बाद में आखिरकार यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब अपने होम पोर्ट वर्जीनिया लौटने जा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि विमान वाहक पोत आने वाले दिनों में यहां से रवाना होगा और मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा। ये वही जहाज है जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी जैसे बड़े ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। और इस तैनाती की सबसे खास बात इसकी लंबी अवधि रही। ये करीब 300 दिन से ज्यादा समुद्र में रहा, जो वियतनाम युद्ध के बाद में किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती मानी जाती है। अपनी इस लंबी तैनाती के कारण जहाज विवादों में भी रहा। कई बार इस पर सैनिकों को कम खाना मिलने, आग लगने और सैनिकों के परेशान होने की भी खबरें लगातार जताई जाती रही हैं। अब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वो क्या है? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब एक तरह से भाग रहा है और उसके साथ में भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से जंग छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप क्या भाग रहे हैं? जंग के बीच में जेराल्ड आर फोर्ड को अब वापस बुलाया जा रहा है। 300 दिनों की तैनाती थी, उसके बाद में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब वापस लौट रहा है, जिसका नाम है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है जेराल्ड आर फोर्ड। ईरान युद्ध और वेनेजुएला का जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें बड़ी भूमिका, बड़ी हिस्सेदारी जेराल्ड आर फोर्ड की रही। अब तमाम रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक संसदीय सुनवाई के दौरान कई सांसदों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से इस लंबी तैनाती को लेकर सवाल पूछ लिए। इस पर हेग्सेथ ने कहा कि काफी विचार विमर्श किया और उसके बाद में ये फैसला लिया गया है कि जेराल्ड आर फोर्ड अब वापस बुलाया जाए। इसमें नौसेना के अधिकारियों से भी बाकायदा सलाह ली गई थी। अब समझिए, दरअसल मिडिल ईस्ट में 300 दिनों से ऑपरेशन में तैनाती एक तरह से जेराल्ड आर फोर्ड की रही है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पिछले 10 महीनों से लगातार तैनाती पर रहा है। विमान वाहक पोत पर करीब 4,500 नौसैनिक तैनात रहते हैं। वहीं वेनेजुएला और ईरान ऑपरेशन में भी इसकी बड़ी भूमिका रही। लंबे समय तक समंदर में रहने से इसके क्रू पर भी बड़ा दबाव पड़ गया। लंबी तैनाती का असर ये रहा कि जहाज और सैनिकों पर भी इसका सीधा सीधा इंपैक्ट नजर आया। जो लंबे समय की तैनाती थी उससे जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ। मेंटेनेंस के लिए अमेरिका ने जेराल्ड आर फोर्ड को वापस भी बुला लिया है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई साधारण जहाज नहीं है, ये एक चलता फिरता एयरबेस है और इसका ऑपरेशन समझना मतलब एक समंदर में तैरती एयरफोर्स को समझने जैसा है। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जेराल्ड आर फोर्ड आखिर किस बला का नाम है, किस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देता है। जेराल्ड आर फोर्ड पर लड़ाकू विमान जैसे FA-18 तैनात रहते हैं। जहाज जहां जाता है वहां से हवाई हमले किए जाते हैं। जहाज से निगरानी और रक्षा ऑपरेशंस भी संचालित होते हैं। जेराल्ड फोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपोल्ट सिस्टम लगा हुआ है और इससे विमान बेहद तेजी से डेक से उड़ान भरते हैं। कम समय में ज्यादा मिशन लॉन्च किए जा सकते हैं, तो विमान जब वापस आते हैं तो डेक पर लगे तार उन्हें एक तरह से रोक देते हैं। ये बेहद सटीक है, ये बेहद जोखिम भरी प्रक्रिया भी एक तरह से होती है। जेराल्ड आर फोर्ड न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और इसे बार बार फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती। ये सालों तक लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। जेराल्ड आर फोर्ड अकेला ऑपरेट नहीं करता। डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, सबमरीन्स इसमें बाकायदा तैनात होते हैं और इस पूरे समूह को कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहा जाता है। ये सिस्टम मिलकर हमला या रक्षा एक तरह से दोनों कर सकते हैं। जहाज पर हाईटेक रडार और कमांड सिस्टम भी लगे होते हैं। कमांड सेंटर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखता है और यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। जेराल्ड आर फोर्ड आखिर कहां जाता है? वहां अमेरिका अपनी एयर पावर साथ लेकर पहुंच जाता है, यह भी दावा किया जाता है। जहां जहां जेराल्ड आर फोर्ड वहां पर अमेरिका की अपनी बड़ी सैन्य ताकत। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी खबर जापानी पीएम से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये, पूरे तनाव के बीच अब जापानी पीएम तकाइची ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। जी हां, जापानी पीएम तकाइची की ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की खबर है और बताया जा रहा है कि शांति वार्ता के लिए बातचीत जल्दी शुरू हो, ये जापान की तरफ से कहा गया। बातचीत होगी तभी बात अंतिम समझौते तक पहुंचेगी।
आप ये मान के चलिए कि अब ईरान भी अन्य देशों से लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। अमेरिका एक तरफ रशिया से बात कर रहा है, तो यहाँ पर ईरान जापान से बात कर रहा है और ये कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान के समर्थन में कई तीर्थयात्री नजर आए। तो इराक के नजफ में दरअसल ईरान का बड़ा समर्थन नजर आया। बताया जा रहा है कि ईरानी झंडे लहराते हुए कई तीर्थयात्री देखे गए हैं। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए जरा। दरअसल अमेरिका के जो हमले हुए, इजराइल के जो हमले हुए, अब उन हमलों के बाद में ईरान के लिए सिंपैथी, ईरान का समर्थन दुनिया के कई हिस्सों में देखने को मिला। और इसी तरह से इराक के नजफ के इलाके की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर लोगों के हाथों में है ईरानी झंडे और उनकी जुबान पर है ईरान के लिए नारे और आंखों में जज्बा भी नजर आता है। चाहे बात छोटे बच्चे हों, पुरुष हो या महिलाएं, बढ़ चढ़कर वो आगे बढ़े। बताया जा रहा है कि तीर्थ पर गया हुआ ये एक तरह से जत्था है जो ईरान के समर्थन में यहाँ पर नारे लगाते हुए जा रहा है।